Recording. Here we go. So we was discussing about the loops last time, right? कि loops कैसे develop करते हैं, delays कैसे create करते हैं. सर 5 मिनट रुक जाइएगा, 20 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मेरा ख्याल है 4-5 स्टूडेंट। आ जाए क्लास स्टार्ट हो जाती है. पहले अनाउंसमेंट कर देता हूँ मैं ताकि आप लोग उस टाइम पे अवेलेबल रहें, राइट? सो आप लोग ऑलरेडी 4 मिनट 5 मिनट. सर सो वी शुड बिगिन, अदरवाइज. लिंक कहाँ पर होता है आपका? सर लिंक कहाँ होता है? लिंक गूगल क्लासरूम पे आपको अनाउंस करता हूँ वहाँ मैं. पे सर वहाँ पे लिंक आ नहीं रहा, सिर्फ लिखा हुआ आ रहा है शेड्यूल क्लासरूम। रिफ्रेश करें, इसको दोबारा से रिफ्रेश करें गूगल क्लासरूम को. सो यू विल फाइंड द लिंक. और इसके अलावा आप लोगों को ओके सर। ईमेल में भी आ जाता है ये, चाहे जो क्योंकि क्लासरूम में मेंशन किया है तो ईमेल वगैरह में आप लोगों के वो चीज़ें अपडेट हो जाती है, लिंक के इंफॉर्मेशन. सो कोशिश क्या करें कि अवेलेबल रहा करें उस क्लास टाइमिंग पे, अदरवाइज ये है कि बड़ा डिफिकल्ट हो जाए क्लास को मैनेज करना ऑन द सेम टाइम, राइट? सो वी शुड बिगिन ओके ऑन टाइम. एनीवेज, सो लूपिंग जस्ट रिवीजन है कि लास्ट टाइम हमने देखा था कि किस तरह से लूप क्रिएट करते हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या है और कैसे को डेवलप किया जाता है. ठीक है, नेस्टेड लूप मींस कि लूप एक इनर लूप होगा, ठीक है, दैट्स अ स्मॉल लूप, राइट? एंड देन देयर विल बी अनदर लूप आउटर साइड. ठीक है, तो वो बेसिकली थोड़ा सा बिगर लूप होगा. तो वो बेसिकली नेस्टेड लूप कहलाता है इन अ सेंस कि आपके पास जो वैल्यू है, जो जो जिसकी काउंटिंग करनी है आपने लूप की, वो बहुत लार्ज है, मतलब 255 वैल्यू से अबव है. ठीक है, बिकॉज रजिस्टर है, एक रजिस्टर की वैल्यू मैक्सिमम 255 बिट्स तक हो सकती है बिकॉज इट्स 8 बिट रजिस्टर, राइट? तो वो 255 के रेंज से अबव जाएगा तो डेफिनेटली यू रिक्वायर अनदर रजिस्टर विच हैज द वैल्यू, राइट? तो वो 255 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय दैट रजिस्टर हो जाएगा. ठीक है, तो जो वैल्यू आप इसमें प्लेस करेंगे, तो अगर आपने 10,000 या 100,000 टाइम्स रजिस्टर या काउंटिंग करनी है तो डेफिनेटली यू रिक्वायर 3 रजिस्टर्स विच हैज द वैल्यू 100, 110, ताकि जब इसकी लूपिंग की जाए तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 टाइम्स लूप जो है उसकी एग्जीक्यूशन हो. ठीक है, साइकिल का. और एग्जीक्यूशन कैसे होती है, इसके लूप के सीक्वेंस वगैरह हमने डिटेल में लास्ट क्लास में समझा था. एंड वी गोना कंटिन्यू टुडे इन द सेम मैनर. और आज हम देख रहे होंगे कि किस तरह से कंडीशनल जंप्स को हम लोग यूज करते हैं. ठीक है, कंडीशनल जंप्स ये है ना, ब्रांच इफ नॉट जीरो, बी एन जी. ये है कंडीशनल जंप कि अगर जब तक ये जीरो नहीं होगा या जीरो होगा उस वक्त तक आपके पास ये डिसीजन ना ले. ठीक है, डिसीजन मेकिंग जो लूप्स होते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि कंडीशनल जंप्स आर those jumps which is dependent on some kind of डिपेंड ऑन द एक्शन. मिसाल के तौर पे ये है बी सी. ठीक है, ब्रांच इफ कैरी इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रांच हो जाए, मतलब जंप हो जाए अगर कैरी है अवेलेबल. ठीक है, इफ कैरी 1, मतलब अगर कैरी एग्जिस्ट करता है या कैरी विजिबल है तो उस वक्त ब्रांच हो जाए. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ये है कि ब्रांच इफ नॉट कैरी. ठीक है, बी एन सी. ठीक है, ब्रांच इफ नॉट कैरी मींस कैरी इज नॉट अवेलेबल, मतलब कैरी इज जीरो. ठीक है, तो कैरी इज नॉट इक्वल टू जीरो. ठीक है, नॉट कैरी ना, इसका इन्वर्ट सही है. नेक्स्ट है बी जी, ब्रांच इफ जेड इज इक्वल टू 1, ब्रांच इफ नॉट जीरो, इफ ब्रांच इफ जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो. ठीक है, नॉट जीरो की बात हो रही है ना. इस तरह ब्रांच इफ एन. ठीक है, एन इज नेगेटिव, अगर नेगेटिव 1 है तो आपके पास ये नेगेटिव नंबर होगा, अगर आप नॉट नेगेटिव है तो जीरो होगा. सही है, तो ये बेसिकली आपके पास ओवरफ्लो के ऊपर भी कंडीशनल जंप लगाए हुए हैं. ये डिपेंड करता है कि आपकी एल्गोरिथम की रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से आप अपने पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं. जिस तरह से हम लोगों ने बी एन सी यूज किया था यहाँ पर, ये रहा. ठीक है, बी एन जी यूज किया है, ब्रांच इफ नॉट जीरो. तो हमने कंप्यूट किया कि जो हमारा वैल्यू है वर्क रजिस्टर में वो नॉन जीरो नंबर है. अगर नॉन जीरो नंबर होगा या आपके पास जो रजिस्टर वैल्यू जिसको आप स्कैन कर रहे हैं, ठीक है, वो जीरो नहीं है, ठीक है, तो उस वक्त तक वो लूप को एग्जीक्यूट करता रहे. ठीक है, तो बेसिकली ये इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आपको कंडीशनल जंप कहलाते हैं. ठीक है, ये सेवरल इंस्ट्रक्शन है और इसको आप लोग यहाँ पर स्टेबल फॉर्म में मेंशन किया हुआ है. इसको वन बाय वन यहाँ पर एक एग्जांपल के फॉर्म में
दिया हुआ भी है। मिसाल के तौर पे ये इंस्ट्रक्शन ब्रांच इफ 0 का हमने देख लिया था सोल्यूशन, किस तरह से ब्रांच इफ 0 को यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है ब्रांच इफ नॉट कैरी, ठीक है, बी एंड सी, ठीक है, ये भी हमारे पास इंस्ट्रक्शन है, इसको देख सकते हैं हम लोग। फाइंड द सम ऑफ द वैल्यू 79 हेक्स, F5 हेक्स एंड E2 हेक्स, ठीक है, ये तीनों का सम फाइंड आउट करना है। पुट द सम एट फाइल लोकेशन 5, ठीक है, लोकेशन 5 ये लो बाइट है एंड 6 पे हाई बाइट तो मैंने प्लेस करना है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, सम होगा तो उसके दो वैल्यूज क्रिएट होंगे, एक लोअर बाइट होगी और एक हायर बाइट होगा। तो लोअर बाइट की वैल्यूज को उसने लोकेशन 5 पे प्लेस कर देना है एंड हायर बाइट की वैल्यू को लोकेशन 6 पे प्लेस कर देना है, ठीक है। तो वो उसके लिए एक कोड डेवलप किया है, सिंपल सा कोड है, जिसमें सिंपल से एल्गोरिथम्स यूज हुए में क्या कि लोअर बाइट को मैंने लेबल कर दिया 5 लोकेशन पे और हायर बाइट को मैंने लेबल कर दिया 6 लोकेशन पे, ठीक है। ये दोनों को मैंने डिक्लेयर कर दिया क्योंकि यहाँ पर मेंशन भी था लोकेशन 5 पे लोअर बाइट है और लोकेशन 6 पे हायर बाइट है, ठीक है। तो मैंने एज इट इज इसको यहाँ पर इक्वेट कर दिया कोडिंग में। देन और जी 0 हैक से स्टार्ट किया, मूव LW वर्क रजिस्टर पे 0 लोड किया है एंड देन उस 0 को मूव करा दिया मैंने हायर बाइट पे, ठीक है। इनिशियली 0 को मैंने हायर बाइट पे लोड करा दिया ताकि इन केस हायर बाइट लोकेशन पे यानी कि 06 लोकेशन पे कोई अगर ऑर्बिट्रेरी वैल्यू हो तो वो डेफिनेट 0 हो जाए, ठीक है। देन ऐड LW, अब ये जो वैल्यू है वर्क रजिस्टर पे ऐड हो जाएगी, चूंकि मैंने 79 को ऐड कराना है और इन सब नंबर्स को ऐड कराना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि 79 को ऐड किया, सही है, उस वर्क रजिस्टर पे जो कि 0 था। तो 79 प्लस 0 गिव मी 79, ठीक है, ये आ गया। जिसमें जो कैरी जनरेट हुआ है दैट इज 0। कैरी तो उस वक्त जनरेट होता है जब आपके पास 8 बिट 8th बिट दोनों 1 होते हैं, ठीक है, ये बात आपको पता होगा। ये 8 बिट दोनों 1 होते हैं, लेकिन इस केस में वर्क रजिस्टर की पे वैल्यू जो थी वो 0 थी, ठीक है। तो 0 और ये 7 का कोई भी हो वैल्यू तो आपकी कैरी जो है वो 0 ही रहेगी, सही है। तो कैरी जनरेट नहीं हुआ, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ब्रांच इफ नॉट कैरी, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर कैरी जनरेट नहीं हुआ तो क्या करे, वो ब्रांच हो जाए N1 पे यानी जंप हो जाए। तो कैरी चूंकि जनरेट नहीं हुआ है ये N1 पे मूव हो जाएगा, मेरा इंस्ट्रक्शन लाइन एग्जीक्यूट करेगा विच इज एड LW 5 हेक्स, ठीक है, ये F5। तो वो क्या करेगा, अब यहाँ पर मूव होने के बाद जो वर्क रजिस्टर में वैल्यू लास्ट टाइम पड़ी हुई थी विच इज 7 5 हेक्स और इसमें ऐड हो जाएगा F5, चूंकि मैंने इन दोनों नंबर को ऐड करना है। F5 जब ऐड होगा 79 की वर्किंग रजिस्टर के इनिशियल वैल्यू के साथ तो वो जनरेट करेगा 6E, ठीक है। अब चूंकि F जो है उसका स्टार्टिंग बिट जो 8th बिट है वो 1 होता है, ठीक है, और 7 का भी 8th बिट जो है तो वो भी 1 होता है, ठीक है, 0 होता है, ठीक, 0 होता है 1 होता है। तो अब बेसिकली आप 79 को कैलकुलेटर लें, 79 हेक्स प्लस 7 का 0 होता है। कैलकुलेटर में अगर आप इसको ऐड करें या आप इसको मैनुअली ऐड करें तो लेट्स सी कि इसका क्या कैरी जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। F5 तो ये जनरेट हुआ है मेरे पास 16E, ठीक है। 16E को मैंने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया तो मेरे पास डेफिनेटली एक कैरी जनरेट हुआ है, नो डाउट। कैरी 7 का जो MSB है, नजर नहीं आ रहा सर, कैलकुलेटर नजर नहीं आ रहा, ब्लैंक हो रहा है। कैलकुलेटर आप खुद अपने पास होगा ना, कोई कैलकुलेटर फिजिकल कुछ सर भी वो कर लिया सर। सर 7 का 0 होता है ना? 0 होता है, नो डाउट। लेकिन ये है कि वो कैरी मतलब फॉरवर्ड होते होते आपके पास एक जनरेट कर रहा है कैरी, अगर आप उसको गौर से सॉल्व करें, ठीक है, टेक योर पेन एंड नोटबुक एंड सॉल्व इट एंड यू विल फाइंड इट कि आपके पास 16E जो है ये हेक्साडेसिमल में वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एक कैरी जनरेट हुआ है विच इज 1 और ये कैरी जनरेट होने की वजह से आपके पास ये जो PNC है अब क्या करेगा, ये नॉट कैरी का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो अब ब्रांच ये नहीं होगा, ठीक है। चूंकि कैरी आ गया मींस कि आपके पास ये 8 बिट का रजिस्टर फुलफिल हो चुका है लोअर बाइट का, ठीक है। अब वो हायर बाइट की तरफ जाना चाहिए, अब हायर बाइट को फिल करना चाहिए, ठीक है। क्यों कैरी आया है मतलब ये लोअर बाइट आधी ब्लैक हो रही है। क्या हो रहा है, सर ये हाफ स्क्रीन पे आपका वो बस सर कैलकुलेटर आपका ब्लैक हो रहा है, मतलब आपने कैलकुलेटर खोला होता। मैंने हटा दिया, ठीक है।
तो कहने का मकसद ये है कि अब आप इस कंडीशन पे जब आपका कैरी जनरेट हो चुका है तो इट मींस कि आपके जो लोअर बाइट है वो सक्सेसफुली कंप्लीटली फिल हो गया है विद द वैल्यू 6e। ठीक है, 6e से आपका वैल्यू फिल हो चुका है विद इंक्लूडिंग 1 कैरी। ठीक है, अब कैरी पे मैंने आइडेंटिफाई किया कि मेरा जो लोअर बाइट है वो फिल हो गया, अब मैं हायर बाइट की तरफ जाऊं उसको भी फिल करूं। ठीक है, हायर बाइट की तरफ जाऊं कैसे, ब्रांच इफ नॉट कैरी। अब ये चूंकि ब्रांच हुआ नहीं है तो इसलिए ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा विच इज इंक्रीज बाइट। ठीक है, इंक्रीमेंट करे हायर बाइट पे। ठीक है, तो अब हायर बाइट पे जाएगा, मतलब 5 था इनिशियली, वो हायर बाइट की तरफ 6 की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, इंक्रीमेंट INC F5 जिसमें लिखे कैरी। इंक्रीमेंट फाइल की वैल्यू को सर करेगा सर ये? हाँ, इंक्रीमेंट हायर बाइट का मतलब पहले इनिशियली 0 था हायर बाइट में। ठीक है, अब उसमें एक 1 ऐड हो जाएगा, चूंकि एक कैरी का 1 मैंने अपने हायर बाइट पे यू इंक्लूड करना है। ठीक है, कैरी जब आया है वो कैरी भी सबमिशन में यूज होता है। ठीक है, आपको आइडिया होगा ना, कैरी जो आया है वो इवेंचुअली आपके सबमिशन में भी यूज होगा। ठीक है, तो वो मैंने जो इनिशियल वैल्यू हायर बाइट की जो कि 0 था उसमें मैंने 1 मूव कराना है विच इज अ कैरी नंबर। ठीक है, वो कैरी नंबर मैंने यहाँ इंक्रीमेंट करवा दिया, यानी एक मूव करवा दिया। ठीक है, फिर क्या किया आपने, ऐड किया 30 E2। तो E2 जो है 6E के साथ ऐड होगा विच जनरेट 50 हेक्साडेसिमल विथ 1 कैरी। ठीक है, 6E प्लस E2 विल गिव मी 50 हेक्साडेसिमल नंबर विथ 1 कैरी। ठीक है, अब यहाँ पर अगेन एक कैरी जनरेट हुआ है। कैरी जनरेट होने का मतलब ये है कि अब ये जो है ब्रांच इफ नॉट कैरी वो ओवर हो जाएगा। ठीक, ओवर पे नहीं जाएगा। ठीक, क्योंकि अब नॉट कैरी जनरेट हुआ नहीं है, क्योंकि आपके पास ये जो लाइन है वो टर्मिनेट नहीं हुआ है। तो क्या करेगा, इंक्रीमेंट ऑफ हेक्साडेसिमल, यानी कि अब इसके जो कैरी जनरेट हुआ है वो एक और कैरी जनरेट हुआ है, तो विच जनरेट 2 ओवर हियर। ठीक है, मतलब ये कि अब आपके पास एक और कैरी जो कि यहाँ से जनरेट हुआ था वो कैरी यहाँ पर भी आ गया हुआ है। ठीक है, एंड देन मूव लोअर बाइट पे वैल्यू मूव हो जाए, यानी कि जो 50 हेक्साडेसिमल है वो लोअर बाइट पे इसने लोड कर देना है। ठीक है, और हायर बाइट पे जो है वैल्यू वो 2 ही रहेगी जो कि कैरी की आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, तो एंड में आपके पास कुछ इस तरह का रिजल्ट बना है मेमोरी लोकेशन में कि वर्किंग रजिस्टर में क्या था इनिशियली 79 हेक्स। ठीक है, और आपके पास वर्क रजिस्टर जब 6E हुआ यानी यहाँ पर। ठीक है, तो ये फाइल लोकेशन है। ठीक है, ये फाइल लोकेशन मेमोरी लोकेशन जो होता है ना, यहाँ पर आपके पास 6 और 5 लोअर बाइट और हायर बाइट की आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, जब 79 था, 79 में कैरी 0 था तो वो कैरी 0 यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, वर्क रजिस्टर जब 6E था, 6E पे तो एक कैरी जनरेट हुआ था, तो एक कैरी जनरेट कर दिया मैंने यहाँ पर 6 लोकेशन पे। ठीक है, और जब आपके पास 50 हेक्स हुआ तो आपके पास 2 कैरी जनरेट हो चुके थे, तो वो 2 कैरी की अमाउंट आपने यहाँ पर मेंशन कर दी, और वर्क रजिस्टर में जो कि 50 आ गया था वो 50 को लोड करवा दिया जस्ट आपने लोअर बाइट पे। ठीक है, तो वो लोअर बाइट पे 50 जो है वो यहाँ पर आके जो कि वर्क रजिस्टर में था वो यहाँ आके प्लेस हो गया। ठीक है, तो ये आपने एक सिस्टमैटिक तरीके से कोड बनाया जिसमें जस्ट आपने हायर बाइट पे कैरी की आइडेंटिफिकेशन करवाई है और लोअर बाइट पे जो लास्ट वैल्यू था वर्किंग रजिस्टर में उसको लोड करवा दिया है। ठीक है, BNC और INCF क्या कर रहे हैं, ये थोड़ा सा बता दे, रिपीट कर दे। हाँ, BNC जैसे कि मैंने बताया कि ये कंडीशनल जंप है, ब्रांच इफ नॉट कैरी। ठीक है, ब्रांच इफ नॉट कैरी, कि अगर कोई सबमिशन के दरमियान कैरी जनरेट नहीं हुआ है, जो कि ये लिखा है ना, कैरी इज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर ये क्या कर देगा, ब्रांच कर जाएगा N1 पे। ठीक है, N1 लोकेशन, तो ये N1 लोकेशन ये है। ठीक है, N1 लोकेशन पे जंप कर जाएगा, मीन्स अब ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने का मतलब ये कि अब ऐड करेगा वर्क रजिस्टर पे F5। ठीक है, तो F5 जो है वर्क रजिस्टर के में जो इनिशियल वैल्यू थी उससे ऐड होगी और फिर कैरी जनरेट हो रहा है। अगर कैरी जनरेट होगा तो ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो जाएगा मतलब इफ दैट विल बी नॉट ब्रांच। ठीक है, ये नॉट कैरी था, कैरी जनरेट हो गया तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। फॉल्स होने की वजह से ये जंप नहीं करेगा बल्कि जस्ट नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन था एक इंक्रीमेंट कर देना है आपके लोकेशन नंबर 6 पे, ताकि आपके पास एक इंडिकेशन आ जाए कि कैरी जनरेट हुआ है। देन आपके पास इंक्रीमेंट करने के बाद आपने जस्ट ऐड करा दिया नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो कि इसके साथ।
और दूसरा ये है कि INC इज फॉर इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट लिखा हुआ भी है ना, इंक्रीमेंट मतलब कि जो प्रीवियस वैल्यू थे उसमें 1 ऐड करा दे, ठीक है, 1 डेसिमल नंबर, ताकि आपके पास ये जो रजिस्टर है वो जीरो से, रजिस्टर वैल्यू है वो 0 से 1 हो जाए, फिर 1 से 2 हो जाए, तो ये इंक्रीमेंट शो कर रहा है 0 1 1 से 2, ठीक है, ये इंक्रीमेंट यहाँ पर हाईलाइट भी हो रहा है इस मेमोरी लोकेशन। सही है, ये सिंपल सा एक एग्जाम्पल था आपके लिए, ताकि ये आप इसकी सिग्निफिकेंस समझ सकें ब्रांच इफ नॉट कैरी की, कि लोअर बाइट हायर बाइट को कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं इफ यू हैव द कैरी जनरेटेड इन द लॉजिक ऑपरेशन या अर्थमेटिक ऑपरेशन, सो दैट आप इसके ऊपर कोई डिसीजन ले सकें। सही है, जस्ट मेकिंग ए डिसीजन। तो जो कंडीशनल जम्प्स होते हैं वो डिसीजन लेने के लिए होते हैं, ठीक है। एक और भी बात ये है कि ऑल कंडीशन जंप्स आर शॉर्ट जंप्स, ठीक है, शॉर्ट जंप्स मतलब आपके पास जो मैक्सिमम टारगेट लोकेशन हो सकती है जंप की वो 256 बाइट हो सकती है। 256 बाइट का मतलब ये है कि आपके पास जंप अपवर्ड हो लोकेशन की शॉर्ट जंप की, या डाउनवर्ड्स, 255 इंस्ट्रक्शन लाइंस के अलावा नहीं हो सकता, ठीक है। मैक्सिमम 255 लाइंस तक आपकी ऊपर या नीचे साइड पे जंप पॉसिबल है, ठीक है। वो 255 भी बहुत मतलब लेंथी कोड होता है, ठीक है, लेकिन ये है कि आपके पास ये मैक्सिमम शॉर्ट जंप की एक ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अच्छा, ये जो हमने कोड देखा था अभी रिसेंटली, ठीक है, जिसमें हम लोग एडिशन कर रहे थे और लोअर बाइट और हायर बाइट के ऊपर हम लोग डेटा को यूज कर रहे थे, ठीक है, लोअर बाइट हायर बाइट पे, तो इसकी हम लोग लिस्ट फाइल देखते हैं। सो दिस इज कॉल्ड अ लिस्ट फाइल, ठीक है। लिस्ट फाइल में आपके पास क्या क्या होता है, मेमोरी लोकेशन होती है, ठीक है, 0 2 4 6 8 10 ABCD, ये मेमोरी लोकेशन है, सही है। देन यू हैव अनदर थिंग विच इज ऑप कोड, ऑपरेशनल कोड ऑफ माय कोड, ठीक है, ये आप फेमिलराइज हैं इससे। ऑपरेशनल कोड मतलब ये है कि मशीन लैंग्वेज होगा इसमें, इस इंस्ट्रक्शन का कोड होगा एक, और आपके पास डेटा होगा, ठीक है, इंस्ट्रक्शन का कोड है एंड देन डेटा है, ठीक है। एंड देन यू हैव नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस कितने हो गए। देन यू हैव सोर्स कोड, ये सोर्स कोड हो गया। एंड देन यू हैव कमेंट्स, ठीक है, कि यह सारी आपके पास एग्जीक्यूशन जो हो रही है उसकी मीनिंग यहाँ पर मेंशन हुआ है। वी नीड टू एनालाइज कि ये कोड कैसे जनरेट हुआ है, ठीक है, मशीन लैंग्वेज कोड, ठीक है, लिस्ट फाइल में ये वाला कोड कैसे जनरेट हुआ है, वी नीड टू एनालाइज नाउ, ठीक है। तो org 0 हेक्स से स्टार्ट हुआ, तो इसका जो मशीन लैंग्वेज है इसका कोई भी मेंशन नहीं है, लेकिन 0 पोजीशन आपने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया, 0 0 0 0 0, ये मेमोरी लोकेशन जो है वो सेट हो गई, ठीक है। अगर आप यहाँ 10 हेक्स लिखते हैं तो वो 10 हेक्स मेमोरी लोकेशन ऑल 0 1 0, ठीक है, यहाँ से आपका लोकेशन स्टार्ट होती है, फिर 1 1 1 2 2 2 इस तरह करके वो एग्जीक्यूशन फॉरवर्ड मूव होती है, ठीक है। फिर क्या, मूव LW 00, अब इसने वर्क रजिस्टर में वैल्यू 0 लोड कराया है, तो इसका इंस्ट्रक्शन आपके पास है मशीन लैंग्वेज का 0E, ठीक है। मूव LW का आपको पता है कि ऑपरेशनल कोड है 0E मशीन लैंग्वेज, और मूव कराया है 00, और 00 जो डेटा है वो 00 डेटा आपके पास यहाँ से आ गया, तो ये मशीन लैंग्वेज कोड है, ये डेटा है, ठीक है। तो 8 बिट का जो है मशीन लैंग्वेज कोड है हायर बाइट, और लोअर बाइट 8 बिट का जो है वो आपके पास डेटा की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो सिमिलरली मूव WF, इसका जो मशीन लैंग्वेज है विच इज 6E, ठीक है, और हायर बाइट की वैल्यू जो है यहाँ पर, वो हायर बाइट की वैल्यू जो आपने है सब्स्टिट्यूट की हुई है 06, ठीक है, यानी 6, ठीक है, 06 यहाँ पर आपके पास वैल्यू अपीयर हो गई, ठीक है। देन यू हैव ऐड LW, ठीक है, लिटिल वर्ल्ड में आप ऐड करवा रहे हैं 79, तो ठीक है, ऐड का फंक्शन है, तो 0F आपके पास यहाँ मेंशन हो गया, 79 आपके पास वैल्यू अपीयर हो गई यहाँ से, ठीक है। देन यू हैव BNC, ब्रांच इफ नॉट कैरी, ठीक है। अब ब्रांच इफ नॉट कैरी का जो मशीन लैंग्वेज है विच इज E3, ठीक है, E3 यहाँ से आ गया। अब आपके पास ये हो रहा है जंप N1 पे, N1 का मतलब ये स्कैन करेगा टारगेट को, N1 का टारगेट है ये वाला, सही है, ये टारगेट लोकेशन पे इंस्ट्रक्शन जो है ये वाली है, ठीक है। तो जब इंस्ट्रक्शन में एक, यानी कि ये जो 1 जंप करता है नीचे, अब इसमें 2 कंडीशन है, टारगेट चाहे वो डाउनवर्ड्स होगा कोड के या अपवर्ड्स होगा, ठीक है, टारगेट हो सकता है कि N1 यहाँ पर भी हो या उससे ऊपर भी हो सकता है। अभी चूंकि टारगेट जो है ये जो लोकेशन है उसकी डाउनवर्ड्स, इसकी लोकेशन है, ठीक है, डाउनवर्ड मतलब एक इंस्ट्रक्शन छोड़ के दूसरे इंस्ट्रक्शन में, ठीक है। तो जितने इंस्ट्रक्शन ये डाउनवर्ड्स है, मतलब ये एक इंस्ट्रक्शन ये 0 है लोकेशन, ये है लोकेशन 1,
ठीक है। तो ये 1 इस तरह अपेयर हुआ है, ठीक है। पहला ये डाउन आता है तो 0 होता, दूसरा डाउन है तो मतलब ये 1 है, ठीक है। तो ये 0 1 आपके पास लोकेशन बता रहा है कि कितना लोकेशन डाउन है ये, ठीक है। इंस्ट्रक्शन कितने इंस्ट्रक्शन ये टारगेट डाउन हुआ है, तो ये चीज वेरिएबल है, डिपेंड कर रहा है कि आपके पास कितने इंस्ट्रक्शन स्किप करने हैं टू गेट द टारगेट, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे ये N1 है, N1 नहीं है, नहीं होता, ये N2 होता है, लेट सपोज। तो इसको देखते हैं, N2 यहाँ पर है, ठीक है, इसका टारगेट, और इसमें ये है एड LW E3। तो इसमें कितने इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, एक 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ठीक है। तो 4, तो 0 4 आपके पास ये यहाँ पर हाईलाइट हो रहा होता, ठीक है। तो ये वेरिएबल है, इट डिपेंड्स कितने इंस्ट्रक्शन आप स्किप करके जंप करने जा रहे हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे। ये वाला पॉइंट समझ में आया, ये काफी मतलब शायद नई चीज आपके लिए। E3 नो सर। नहीं समझ में आया? नो सर। ओके चलो एक बार रिपीट कर देता हूँ। ब्रांच इफ नॉट कैरी का मशीन ऑफ कोड है E3, ठीक है, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने मेंशन कर दिया। दूसरी चीज आपने ये देखना है कि जो ब्रांच इफ नॉट कैरी के साथ जो लेबल है विच इज N1, उसकी टारगेट कहाँ है, ठीक है। उसका टारगेट है एक लाइन छोड़ के उसके बाद तो एक लाइन छोड़ के जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, उस पे टारगेट है आपका। तो जो BNC की डाउनवर्ड कैलकुलेशन होती है ना, यहाँ से यहाँ पर, वो कैसे होती है कि पहली लाइन 0 है, दूसरी लाइन 1 है, तीसरी लाइन 2 है, 3 है, 4 है, 5 एंड सो ऑन सो फोर्थ। BNC जहां से आप ले रहे हैं वहां से उससे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो 0th लोकेशन है, देन यहाँ से 1 लोकेशन है, ठीक है। तो ये 1 लोकेशन आपने यहाँ जस्ट मेंशन कर दी, ठीक है, सिंपल इज दैट, ठीक है। BNC के नीचे वाला 0 एंड देन 1 2 3। अब जहां पर भी लेबल लगा हुआ है वो कैलकुलेशन आपने की 4th लोकेशन पे, तो यहाँ 4th आ गई, ठीक है। तो यू नीड टू सी कि इसका लेबल कहाँ लगा हुआ है, ठीक है, लेबल से टारगेट कहाँ पर है। जिस तरह ये लेबल है, ये टारगेट है, और इसके दरमियान 0 और 1 बस 2 बिट्स आ रहे हैं, 0 1, बस ये आपने यहाँ मेंशन कर दिया, ठीक है। क्लियर हुआ? इस तरह के 2-3 एग्जाम्पल और देखेंगे तो ये शायद आपको और ज्यादा समझ में आने लगेगा। नेक्स्ट है इंक्रीमेंट F। इंक्रीमेंट का आपके पास कोड है 2A। मतलब ये 9 10 छोड़कर डायरेक्ट मतलब 11 0 0 11 पर आ रहा है, मतलब कि इंक्रीमेंट हो रहा है। 9 10 छोड़ के 11, ये आप ये देख रहे हो, लाइन देख रहे हो? यस सर। हाँ, लाइन से मतलब 10 पे आ रहा है, 11 पे नहीं आ रहा ना, देखो 10 पे है, ये देखो N1 10 है, सही है। लेबल जो है अच्छा 8 था। 9 और 10 हो तो 0 मतलब कैरी आएगा, उसके बाद जो कैरी पे है सारा। हाँ, अब ये लाइन नंबर 8 से इसने लेबल जनरेट किया, तो 9th यानी इस वाले इंस्ट्रक्शन पे आपके पास 0 लोकेशन है, एंड देन उसके बाद वाले इंस्ट्रक्शन जो 10 है इस पे आपके पास फर्स्ट लोकेशन है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो टारगेट है इसका फर्स्ट लोकेशन है, तो 0 1 आपने मेंशन कर दिया, सिंपल, ठीक है। कहीं मेन चीज कैरी है सर इसमें, जहाँ पे हमारे पास कैरी आएगा वो मतलब वहाँ पे हमारे पास इंक्रीमेंट होगा। कैरी नहीं, इसमें लेबल मेन चीज है, ये लेबल, ठीक है। केवल लेबल N1 है, N1 आपने स्कैन किया, कहाँ पर है, ऊपर से नीचे तक, ठीक है। नीचे है डाउनवर्ड, तो आपने जितना लाइंस नीचे है उसकी कैलकुलेशन कर लेनी है, बस। कैलकुलेशन कैसे, 0 से स्टार्ट करना है, एक 0 इंस्ट्रक्शन एंड 1 इंस्ट्रक्शन, 1 यहाँ मेंशन कर देना है, बस, ठीक है। अगर और नीचे होता 2 3 4 5 के जितना भी नीचे हो उसकी कैलकुलेशन कर लो लाइंस की, और फिर यहाँ आपने वो वैल्यू लिख दो, और कोई काम नहीं करना, सिंपल करना है, ठीक है। लेबल देखना है, टारगेट देखना है। सर हमें ये कोड दिया हुआ होगा या ये वैल्यू दी हुई होंगी, हमें डायरेक्ट बताना होगा, या ये वाला जो आपको 0E और 6E सर ये वैल्यूज भी याद रखनी होगी? हाँ हाँ, थोड़ी बहुत वैल्यू याद रखनी होगी, अब तक तो याद हो जानी चाहिए। मूव LW ये ऐड का है, इंक्रीमेंट का है, ऐड BNC, ये वैल्यू याद करनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। चले माइनर मिस्टेक सर एक्सेप्टेबल है, मतलब। सर एक क्वेश्चन है सर। हम्म, सर अगर क्वेश्चन में सर कोई इंटरप्ट आता है जैसे प्रोग्राम में, तो सर हम तो हमारा जो कर्सर होगा या हमारे जो इंस्ट्रक्शन वो होगा वो किस इंस्ट्रक्शन पे जाएगा सर वो? इंटरप्ट किस लिहाज से, मतलब इंटरप्ट आपने सर जैसे इंड्यूस किया है या ऑटोमेटिकली जनरेटेड है? सॉरी सर। इंटरप्ट बहुत नेचर होता है ना, एक तो इंड्यूस इंटरप्ट होता है, ठीक है, आप स्विच बटन प्रेस रीसेट के थ्रू करते हैं,
या ऑटोमेटिकली नहीं कॉल नहीं सर, में मेंशन होता है इंटरप्ट? इंड्यूस की बात कर रहा हूँ। ऑटोमेटिकली जो होता है ना कि आपके कोड में लिखा हुआ हो, हाँ, तो वो इंटरप्ट की बात नहीं कर रहा। क्या किसी और चीज का इंटरप्ट आ जाता है ना सर, जैसे एक्सटर्नल रीसेट आ गया या कोई और इंस्ट्रक्शन आ जाती है कंप्यूटर को, या कोई और फाइल आप कहीं और कर रहे होते हैं, वो उसकी इंस्ट्रक्शन आ जाती है, तो वो इंटरप्ट ही हुआ ना सर। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर वो आपका कर्सर कहाँ जाएगा, तो इंटरप्ट के किस बाद लाइन नंबर पे जाएगा? इंटरप्ट लेट सपोज आपने क्रिएट किया हुआ है रीसेट पे, नॉर्मली हम रीसेट पे इंटरप्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये टास्क एग्जीक्यूट करता रहे अंटिल रीसेट, ठीक है। तो जैसे ही रीसेट होगा वो उस टास्क को छोड़कर नेक्स्ट जहां पर आपके पास एग्जिट है, एग्जिट को देखेगा वो, ठीक है, कि उस कोड से बाहर निकल के कोई एग्जिट वाला कोड बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, ठीक है। क्या मतलब एग्जिट वाला कोड हम लोग नॉर्मली उसमें बनाते हैं डिफॉल्ट या बैकअप कंडीशन में, कि आपके पास कोई भी अगर टास्क इसमें से केस सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो आप ये वाला डिफॉल्ट केस में चले जाओ, ठीक है। तो डिफॉल्ट केस के जो बॉडी है उसके अंदर वो अपने कर्सर को ले आएगा, ठीक है। तो वो थोड़ा सा हम लोग जब इंटरप्ट पढ़ रहे होंगे ना तो उसमें ये चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। तो दो बॉडी होते हैं, एक तो मेन कोड होता है, एक डिफॉल्ट केस होता है, ठीक है ना। डिफॉल्ट केस मतलब ये है कि अगर नॉर्मल ऑपरेशन से हटके कोई चीज हो रही है तो वो आप उस पर्टिकुलर सेट ऑफ कोड के ऊपर कर्सर को ले जाते हो और उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग डिटेल में इस कोड को देखेंगे जब हम इंटरप्ट्स वगैरह और टाइमर्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी हम फिलहाल इसको देख रहे हैं कि ब्रांच इफ नोट कह रही है, तो उसमें लेबल जो नेक्स्ट आ गया आपके पास 0 1 छोड़ के, तो 1 लोकेशन पे है तो 1 यहाँ पे मेंशन कर दिया। फिर इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट क्या है, फाइल लोकेशन पे, फाइल लोकेशन है हायर बाइट है 6, तो 6 आपने यहाँ मेंशन कर दिया। बीएनसी है, ऐड है, इंक्रीमेंट है, मूव डब्ल्यूएफ, इसी अकॉर्डिंगली आपने ये ऑप कोड को यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो ये ऑप कोड जनरेटेड कर लिया है यूजिंग दिस कोड। यूजुअली आपको एग्जाम में गिवन होगा केस, एक मतलब स्टेटमेंट, जिससे थ्रू आप कोड जनरेट करेंगे और आप इसको मतलब हो सकता है कि आपको कोड दिया हुआ हो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना हो, या मशीन लैंग्वेज दिया हो आपको कोड में कन्वर्ट करना हो, बट यू नीड टू मेमोराइज द कंपोनेंट्स। स्टार्ट विद ऐड है 0f, ठीक है, इंक्रीमेंट है 2a, सही है, बीएनसी है आपके पास E3, ठीक है, फिर ऐड हो गया 0f दोबारा से, ठीक है। तो दो तीन चीजें अगर आप याद कर लेंगे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको चीजें थोड़ी सी अच्छी लगने लगेंगी, ठीक है। ये कोड समझ सबको समझ में आ गया ये एग्जाम्पल? यस सर। ओके सही है। तो मूविंग ऑनवर्ड्स टू कैलकुलेशन फॉर शॉर्ट जंप एड्रेस, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया ये कैलकुलेशन करनी पड़ती है आपको शॉर्ट जंप एड्रेस की, ठीक है। शॉर्ट जंप से मुराद ये है कि आपके पास बीएनसी है ना, ये शॉर्ट जंप है, और इसकी कैलकुलेशन मैंने बताया कैसे करते हैं कि वो लेबल देखते हैं और टारगेट देखते हैं, ठीक है। लेबल है N2 और इसका टारगेट यहाँ पर है, ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन छोड़ के, तो जस्ट नीचे वाला इंस्ट्रक्शन 0 होगा और फिर उसके बाद वाला इंस्ट्रक्शन 1 होगा, ठीक है, सही है। तो ये आपके पास एक पर्टिकुलर एग्जांपल हो गई शॉर्ट जंप की एड्रेस कैलकुलेशन की, ठीक है। अब ये तो डाउनवर्ड जंप में मैंने बताया, डाउनवर्ड जंप मतलब ये N2 जो है वो नीचे होगा, तो 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से डाउनवर्ड कैलकुलेशन चलती रहेगी जब तक कि आपका लेबल मतलब फाइंड आउट नहीं होता, ठीक है। अगर लेट सपोज लेबल अपवर्ड है, ठीक है, अपवर्ड मतलब ये है कि इस एग्जांपल में अगर हम देखें बीएनजी, ये है कंडीशनल शॉर्ट जंप बीएनजी ब्रांच इफ नॉट 0, अगेन अगेन आपने नीचे देखा, नीचे तो है ही नहीं लेबल का टारगेट, अगेन का टारगेट ऊपर है, बीएनजी से अपवर्ड है, ठीक है, बीएनजी से अपवर्ड है, मींस अब आपके पास काउंटिंग रिवर्स चलेगी, रिवर्स, ठीक है। आपने पहले जब डाउनवर्ड था तो काउंटिंग 0 1 2 3 4 चलाई थी, डाउनवर्ड जो काउंटिंग थी मैं 0 1 2 3 चलाई थी। अब चूंकि काउंटिंग अपवर्ड हो गई तो अब आप इसको एफ एफ से स्टार्ट करेंगे, एफ ई फिर एफ डी, ठीक है, रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, बिकॉज चूंकि काउंटिंग अपवर्ड जा रही है तो आपके पास ये वैल्यूज जो है डिक्रीमेंट होगा, ठीक है, डिक्रीमेंट या डिक्रीज होगा, अपवर्ड जो है वैल्यू डिक्रीज होती है, डाउनवर्ड वैल्यू इंक्रीज होती है, ऐड हो रहा होता है, ठीक है, अपवर्ड वैल्यू सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो पहला जो बीएनजी है अगेन उसको आपने कंसीडर कर लेना है, पहला लाइन बीएनजी वाला उसको कंसीडर कर लेना है एफ एफ, ठीक है, एफ एफ, उससे जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो एफ ई हो जाएगा,
उससे ऊपर वाला जो इंस्ट्रक्शन है वो एफ डी हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ लेबल मिल गया एफ डी वाला, ठीक है। तो एफ डी वाला लेबल जब आपको मिल गया तो वो आपने एफ डी यहाँ पर मेंशन कर देना है बीएनजी के साथ। तो होगा ये कि एफ डी जो है दो इंस्ट्रक्शन को बैक साइड पे ले जाएगा यहाँ पर मशीन लैंग्वेज E1 के, और बैक साइड में लाके अगेन पे दोबारा से ये लूप को एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया अपवर्ड कैलकुलेशन की? रिपीट कर दें सर। हाँ मैं रिपीट कर देता हूँ। अभी BNG ब्रांच इफ नॉट जीरो, ये कंडीशनल जंप है, शॉर्ट जंप कहलाता है, और इसका लेबल है अगेन, ठीक है। इसका जो लेबल अगेन है उसको आपने टारगेट फाइंड आउट करना है ये कहाँ है, ठीक है। समटाइम्स वो डाउनवर्ड कोड हो सकता है, BNG के नीचे कहीं हो सकता है, समटाइम्स वो ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। तो ऊपर हो जाए सही है, अगर ऊपर है लेट सपोज ये वाला केस है, इसमें अगेन जो है थोड़ा सा इस BNG से ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ऊपर लिखा हुआ है इट मींस आपने रिवर्स काउंटिंग करनी है, रिवर्स काउंटिंग एफ से काउंटिंग स्टार्ट करनी है और फिर नीचे की तरफ जाना है, डिक्रीमेंट करते हुए जाना है, ठीक है। एफ देन एफ ई देन एफ डी, सही है। तो ये आपके पास रिवर्स काउंटिंग चली, एफ से एफ ई हुआ, एफ डी हुआ, और अगेन पे आके रुक गए, ठीक है, क्योंकि लेबल मिल गया। अब एफ डी जो आपको पता चला है वो एफ डी जो है उठा के यहाँ पर आपने प्लेस कर देना है एफ डी, ताकि आपके पास वो वैल्यू जो है एफ डी जो ब्रांच ऑफ नॉट जीरो की जहां पर आपने टारगेट किया है उसकी वैल्यू यहाँ पर आपके पास अपीयर हो जाए, सही है। ये समझ में आया एफडी कैसे है? सबको समझ में आया? ये इसकी कैलकुलेशन कैसे की आपने एड्रेस की? नो सर, फिर से सर एक और बार रिपीट कर, थोड़ा सा समझ नहीं आया। कंफ्यूजन क्या आ रही है, क्वेश्चन पूछेंगे? ठीक है सर, एफडी कैसे आया? एफडी ऐसे आया है कि आपने पहले बीएनजी को देखा कि लेबल किया है, अगेन अगेन आपने देखा कि ऊपर की तरफ मेंशन हुआ है, बीएनजी से अपवर्ड मेंशन हुआ है। तो अब अपवर्ड मेंशन होने का मतलब ये है कि आपने कोड को, नॉर्मली कोड एग्जीक्यूशन किया था टॉप टू बॉटम होता है, ठीक है, ऊपर से नीचे होता है। कोड की एग्जीक्यूशन टॉप टू बॉटम होते होते अगर अचानक से इसको कोड को बीएनसी मिल जाएगा और उसमें अप लिखा होगा तो कोड को रिवर्स चलना पड़ेगा, ठीक है, रिवर्स जाना पड़ेगा ना, मतलब एग्जीक्यूशन के लिए। अब रिवर्स जाने के लिए मींस आपके पास बीएनसी जो है उसकी लोकेशन लेट सपोज एफ ये कंसीडर करता है आपका कंपाइलर, ठीक है। एफ के बाद आपने ऊपर जाना है तो एफ ई के बाद एक ऊपर गया तो हो गया, तो ये एफ डी यहाँ से है। सर समझ गया। अच्छा, और किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन है? सबको समझ में आ रहा है? कोई ऐसी चीज जो कि सर रिवर्स के लिए कमांड कौन सी यूज की है? किसके लिए? रिवर्स जाने के लिए? हाँ, रिवर्स एक्चुअली कंपाइलर का जो अब इंटरनल एग्जीक्यूशन है ना, पॉइंटर, वो ऑटोमेटिकली जाएगा, आपने कमांड यूज नहीं किया। बीएनजी का मतलब ब्रांच इफ नॉट जीरो अगेन पे जाए। अगेन का मतलब आपका पॉइंटर जो है कंपाइलर का वो यहाँ खड़ा था, अब अगेन आपको मतलब बैक साइड बैकवर्ड्स मेंशन है, कोड जो एग्जीक्यूट हो रहा था क्या हो रहा था, जीरो मेंशन हो रहा है, 10 मूव हो गया काउंट पे, ऊपर टॉप टू बॉटम जा रहा था ना, अच्छा खासा कोड का पॉइंटर टॉप टू बॉटम जा रहा था, आपने बीएनजी अगेन करके बॉटम टू फिर आपने उठा के कोड को ऊपर की तरफ ले गए, ठीक है, पॉइंटर को रिवर्स लेकर चले गए, ठीक है। अपवर्ड नेचुरल प्रोसेस नहीं है कि आपका कोड जो है ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाए। अब आपने इंटेंशनली जब कोड को अपसाइड मूव करवा दिया बीएनजी करवा के अगेन लेवल पे, अगेन पे जाने की वजह से, तो उसमें क्या होगा, काउंटिंग एफ से स्टार्ट होगी, फिर एफ ई होगा, फिर एफ डी होगा, रिवर्स ऑटोमेटिकली जाएगा, ठीक है, अगेन पे जाएगा और एफ डी आपके पास यहाँ पर मेंशन हो जाएगा, और अगेन पे जाके दोबारा से ये ऐड, डिक्रीमेंट और बीएनजी का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और ये होता रहेगा जब तक कि आपके पास ये डिक्रीमेंट होकर काउंट की वैल्यू जीरो ना हो जाए। ये हम लोग ने ये कोड लास्ट टाइम भी देखा था, ठीक है। तो एफ डी इस तरह से जनरेट हुआ है और ये आप बेसिकली बार बार रिवर्स कर रहे हैं इस कोड में अपने पॉइंटर को, ठीक है। क्लियर हुआ है? कोई और क्वेश्चन? ये EQ 0 मतलब 25 ये लॉक करने के लिए? ये इक्वेट करने के लिए काउंट की वैल्यू जो है वो एक्चुअली 25 हेक्साडेसिमल है, ठीक है, लोकेशन में, एलओसी लोकेशन, ठीक है, 25 हेक्साडेसिमल लोकेशन यहाँ पर है, ठीक है, एड्रेस है फाइल की, और वहां पर ये डिक्रीमेंट हो रहा है इसमें वैल्यूज, ठीक है, वैल्यू ओके सर। किया था, सही है। और किसी और क्वेश्चन है?
अच्छा, देन यू विल हैव एन अनकंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन जिसमें गो टू आता है। अब इसमें गो टू के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं इस ये अनकंडीशनल होते हैं, ठीक है, या बी आर ए गो टू या ब्रांच, ठीक है, बी आर ए जो इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर मेंशन हुआ है गो टू हो गया, या आपके पास एक ब्रांच का इंस्ट्रक्शन है बी आर ए, ठीक है। ये जो है बेसिकली लॉन्ग जंप कंसिडर करते हैं और इसमें किसी किसी में कंडीशन की जरूरत नहीं है, जिस तरह ब्रांच इफ जीरो, ब्रांच इफ नॉट जीरो, ब्रांच इफ कैरी, ब्रांच इफ नॉट कैरी, ऐसा नहीं है। ब्रांच बस आपने लेवल पे जंप कर जाना है विदाउट एनी कंडीशन, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इसकी भी प्रॉपर कैलकुलेशन है, ठीक है, और इस कैलकुलेशन की बेसिस पे ब्रांच की कैलकुलेशन उसमें वो जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में मंडे के दिन इंशाल्लाह डिटेल स्टडी करेंगे कि आपके पास गो टू का फंक्शन है किस तरह से एग्जीक्यूट होता है और इसका असेंबली लैंग्वेज कोड डेवलप करने के बाद मशीन लैंग्वेज कोड जो है वो कैसे बिल्ड किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास ओके सर, डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अभी तक किसी को क्वेश्चन चलो, पूछ लें, अदरवाइज वी कैन एंड द सेशन। नो सर, ओके फाइन, ठीक है। जस्ट मार्क योर अटेंडेंस ऑन द गूगल क्लासरूम, ठीक है, अटेंडेंस मार्क कर दें एंड वी विल मीट ऑन मंडे इंशाल्लाह, ठीक हो गया। चलो सर, चलो यार, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज।